दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि इसमें आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आज जो प्रमुख विषय हमारा रहेगा वो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। प्रत्येक प्रकार के एग्ज़ाम में भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत सामान्यतः प्लासी के युद्ध से शुरू हुई। भू राजस्व से तात्पर्य भूमि अथवा कृषि उपज से जो प्राप्त आय होती है उसे भू राजस्व लैंड रेवेन्यू कहा जाता है। ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था उसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता जो बंगाल के नवाब थे तथा रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद में विजय के बाद मीर जाफ़र से कंपनी को 24 परगनों की जमींदारी प्राप्त हुई। इसके साथ ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध में विजय के बाद कंपनी द्वारा जो इलाहाबाद की प्रथम तथा द्वितीय संधि की गई। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि से मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दी गई और यह संधि शाह आलम सेकंड जो कि मुगल सम्राट थे तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। इसके साथ ही 1765 से 72 के मध्य जब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया गया, इसके लिए राजस्व प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान नियुक्त किया गया ताकि राजस्व और अच्छे तरीके से वसूला जा सके। इसी चरण में 1771 में मुर्शिदाबाद तथा पटना में रेवेन्यू काउंसिल यानी राजस्व परिषद की स्थापना की गई। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेवेन्यू काउंसिल यानी जो राजस्व परिषद है उसकी स्थापना 1771 में कहाँ की गई, तो मुर्शिदाबाद और पटना में की गई थी। इसके साथ ही 1772 में पंचशाला बंदोबस्त लाया गया। 1772 में जो पंचशाला बंदोबस्त लाया गया, इसका उद्देश्य था कि इसके अंतर्गत उच्च बोली लगाने वाले जो लोग हैं, जो जमींदार हैं, उन्हें लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। इससे दूरगामी जो जमींदार थे वह भी बंगाल की ओर आकर्षित हुए। अगला पॉइंट है सालाना बंदोबस्त। 1777 में जब पंचशाला बंदोबस्त समाप्त कर दिया गया तो 1777 में एक नई व्यवस्था लाई गई, सालाना बंदोबस्त। 1786 में रेवेन्यू बोर्ड राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई, जिससे भू राजस्व नीति का निर्धारण कैसे किया जाए इसके लिए रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। आइए शुरू करते हैं। जो पहली भू राजस्व व्यवस्था बंदोबस्त जो अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, इसकी जो शुरुआत है वो गवर्नर जनरल के द्वारा जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। वास्तव में 1784 का जो पिट्स एक्ट था, पिट्स जो अधिनियम था, उसमें बंगाल में अस्थायी भूमि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। इसी दौरान 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए। उनके द्वारा इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए दो विचारक जो प्रमुख थे, जॉन सोर और जेम्स ग्राट को नियुक्त किया गया। दोनों विचारक थे, इनके विचारों में मतभेद था। एक और जहां जॉन सोर जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मानते थे और उन्हें भू राजस्व वसूली का वास्तविक अधिकारी मानते थे, जबकि जेम्स ग्रांट जमींदार को केवल कर संग्रहकर्ता ही मानते थे। हालांकि बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जॉन सोर के विचार को माना गया और 10 वर्षीय जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसे लागू किया गया। 22 मार्च 1793 को अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये शुरू कर दी गई। भारत में इसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था थी और ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के लगभग 19% भाग पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रभावित थी। वसूली की प्रक्रिया में जो
उपज का 10/11वां भाग था वह सरकार के पास जमा करना था, जबकि 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जमींदारों ने अपना विकास किया और ये जमींदारों के हित के लिए व्यवस्था सही सिद्ध हुई। 1794 में एक नया कानून लाया गया जिसे सूर्यास्त कानून कहा गया। इस कानून का उद्देश्य था कि निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक यदि जमींदार सरकार को लगान का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो उनकी जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाएगी। तो सूर्यास्त कानून 1794 में लाया गया। दूसरी जो प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था थी वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसके जनक कर्नल रीड व टॉमस मुनरो। इस व्यवस्था में ये व्यवस्था एक तरह से किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से एक लगान समझौता था। किसानों के व्यक्तिगत रूप से एक प्रकार का लगान समझौता था। इसका जो प्रभावक क्षेत्र था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, आसाम तथा कुर्ग, ये भारत में सबसे बड़े अधिकतर भूभाग पर व्यवस्था प्रभावित थी। लगभग 51% ब्रिटिश भूभाग पर यह व्यवस्था प्रभावित थी। 1885 में से 25 में इसे बम्बई में भी लागू कर दिया गया। इसकी विशेषताएं थी, इसमें सरकार तथा किसान के बीच में जो बिचौलिया नीति थी यानी जमींदार व्यवस्था वह समाप्त कर दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान को भूमि का स्वामी माना गया, उसे विक्रय करने का अधिकार यानी बेचने का अधिकार दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में उपज का 1/2 भाग राजस्व वसूली के रूप में वसूला जाता था। अगली जो विशेषता है, लगान की अदायगी न होने पर भूमि को जो है जब्त किया जा सकता था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तीसरी और अंतिम जो भू राजस्व व्यवस्था थी वह महलवाड़ी व्यवस्था है। इसके जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। 1819 में पहली बार इसका स्वरूप लाया गया, लेकिन 1822 में से कानूनी मान्यता दी गई। 1833 में मार्टिन बर्ड व जेम्स टॉमसन के समय इस व्यवस्था का जो विकसित रूप है वो सामने आया। ब्रिटिश भारत के समस्त भूभाग के लगभग 30% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई। इसमें भू राजस्व की दर 1/2 भाग होता था जो भू राजस्व वसूला जाता था। इसकी जो प्रभावक क्षेत्र था वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब थे। इसकी प्रमुख विशेषताओं में इसमें पहली बार मानचित्र व पंजियों का उपयोग किया गया, जिसके जनक उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के लिए मार्टिन बर्ड को जो जाना जाता वह थे। मार्टिन